अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत से? जी जी खैरियत से। अच्छा। और सब खैरियत है? तबीयत ठीक है आपकी? आपकी सुबह सुबह उठ जाते हैं जल्दी या फिर आप क्लास के लिए उठ रहे हैं? नहीं, मैं क्लास के लिए उठ रहा हूँ। अच्छा, सही। ये काफ़ी मुश्किल काम है। नहीं, वैसे तो कभी कभी जल्दी भी उठ जाता हूँ। सही है। अच्छा। अच्छा, लास्ट हम जो कर रहे थे उसमें हमने कुछ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का देख रहे थे। ठीक है। हम्म, फाइनेंशियल लायबिलिटीज हमने देखी थी, फाइनेंशियल एसेट्स देखे थे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे थे। तो सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस ही देख रहे थे अभी। ठीक है। तो, उसके बाद हमने IS-32 के बारे में जो हमने ये यहाँ से मेरे ख्याल से हमने स्टार्ट करना था। IS-32 के अंदर ये जो पॉइंट लिखा हुआ है कि फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। ये जो कुछ आइटम्स हैं ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते। सबसे पहले फिजिकल एसेट्स हैं। फिजिकल एसेट्स जो आपकी इन्वेंट्री है, प्रॉपर्टी है, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, लीज्ड एसेट है, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इनको आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है। फिर आपके प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस हैं जो आपने पहले से पे कर दिए हैं इन एडवांस, वो आप नहीं ट्रीट कर सकते हो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। फिर लाइबिलिटीज और एसेट्स दैट आर नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर, मतलब आपका कोई फिक्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि आप उसको पे करोगे या रिसीव करोगे, तब आप उसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रीट नहीं कर सकते हो। उसके बाद फोर्थ ये है कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स जिसमें आपको कोई ट्रांसफर ना हो रहा हो फाइनेंशियल एसेट का, कोई भी कमोडिटी का या कोई भी चीज़ का, तो वो भी आप, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट भी आप नहीं ले सकते हो अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है। आगे चले। नहीं, हमने तो डेरिवेटिव से बात शुरू की थी ना। डेरिवेटिव पे हमने जो बात की थी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में दो चीज़ें आ रही थी, एक तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स थे। यहाँ तक थे ना हम लोग, कि हमने जब डिस्कस किया था कि भाई हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ये दो चीज़ें इंक्लूड होंगी। एक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें आपके रिसीवेबल्स हैं, पेबल्स हैं, या इक्विटी कोई सिक्योरिटीज हैं। हम्म, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स थे जिसमें हम कह रहे थे कि फाइनेंशियल ऑप्शंस आ सकते हैं, फ्यूचर्स आ सकते हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप आ सकता है, या करेंसी हाँ स्वैप हाँ, आ सकता सही सही सही। है। ठीक है। अब आप इसको रिकग्नाइज कर रहे हो नहीं रिकग्नाइज कर रहे हो, ये तो अलग क्राइटेरिया है, लेकिन ये हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है। अब फिर ये बता रहा है कि कौन सी चीजें हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, वो क्लियरली मेंशन कर रहा है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो। ठीक है। उसमें आपके फिजिकल एसेट्स हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, कॉन्ट्रेक्चुअल, जहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ किसी भी लाइबिलिटी या एसेट का, वो आप नहीं ले सकते हो। और कोई अगर कोई इन्वॉल्व ना हो रहा हो ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल एसेट किसी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट या ऑब्लिगेशन में, तो वहां भी आप इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है। इन्वेंटरीज, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, लीज एसेट्स, इंटरनल एसेट्स, फिजिकल एसेट्स। हाँ, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, ये एसेट्स हैं, लेकिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के हेड में नहीं आएंगे ये। अच्छा ठीक है। ठीक है। एसेट्स तो हैं लेकिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आप इनको काउंट नहीं करोगे। अब फिर यहाँ लिखा हुआ है, कैन यू गिव उसकी द वजह रीजन। क्या है? उसकी वजह क्या है, क्यों नहीं काउंट करेंगे? यहाँ ये नीचे इसका रीजन दे रहा है। Can you give reason why the first two items listed above do not qualify as financial instruments? क्यों ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे क्वालिफाई नहीं कर रहे? सबसे पहले वो फिजिकल एसेट्स का बता रहा है। फिजिकल एसेट्स, कंट्रोल ऑफ दीज क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी टू जनरेट एन इनफ्लो ऑफ कैश और अदर एसेट्स बट डज नॉट गिव राइज टू अ प्रेजेंट राइट टू रिसीव कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट्स। ये आपके पास जो फिजिकल एसेट्स हैं, इनके आपके पास राइट तो है कि आप उससे बेच के कैश ले सकते हो। ठीक है। लेकिन ये प्रेजेंट राइट नहीं है, फौरन ये काम नहीं हो सकता। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में तो आप फिर भी जो है ना,
कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल कर सकते हो, वो एक तरीके से आपका हार्ड कैश हो सकता है, या आप उसको कह सकते हो लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स है। ठीक है, फिजिकल एसेट्स ऐसे नहीं होते, फिजिकल एसेट्स बेचने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ेगी आपको, फौरन नहीं बिकेगा। ठीक है, लिक्विड नहीं इसलिए होते। इतने लिक्विड नहीं होंगे, तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इसलिए इसको नहीं डाल रहा। और इसी तरीके से अगर आप प्रीपेड एक्सपेंसेस को सोचो, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आप एडवांस दे चुके हो किसी कंपनी को फॉर एक्सपेंस, तो वो भी आपके लिए कोई लिक्विड तो नहीं है, वो एक्सपेंस ऑब्वियसली होगा ही। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस यही है कि वो एक्सपेंस होगा, तो फिर आप उसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इसलिए लेके नहीं जा सकते हो, क्योंकि उसके आपको पैसे वापस नहीं मिलने वाले। ऐसे ही है, हम्म। प्रीपेड एक्सपेंसेस में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको उससे होगा नहीं, आपको एक्चुअली वो एक्सपेंस ही गैदर होगा। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज द रिसिप्ट ऑफ गुड्स रिसीव रेदर देन द राइट टू रिसीव कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट्स। हमारे पास तो गुड्स आएंगे या सर्विसेज आएंगी, कोई हार्ड कैश तो नहीं आएगा व्हेन वी टॉक अबाउट प्रीपेड एक्सपेंसेस। सही। ठीक है, अच्छा, फिर कंटीजेंट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, ये अलग से डेफिनेशन दे रहा है कंटीजेंट राइट एंड ऑब्लिगेशंस की। कंटीजेंट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में क्या चीज फॉल करेगी? मीट द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी रिस्पेक्टिवली, बिकॉज द कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स और ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ अ पास्ट ट्रांजेक्शन और इवेंट। ठीक है, ये हमारा फाइनेंशियल एसेट्स या वाइस वर्स लायबिलिटी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल राइट आ रहा है कि एक पास्ट ट्रांजेक्शन की वजह से हम पे आगे ऑब्लिगेशन आ सकती है या फिर पैसे मिल सकते हैं हमें। दोनों साइड से देखना पड़ेगा, एसेट्स और लायबिलिटी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा एक केस चल रहा है यहाँ पे गवर्नमेंट के पास, कि हमारे पास जो हमारा गैस का बिल आता है कंपनी का, तो उसका जो हम्म। रेट आता है वो आता है 852 का। ठीक है, पर MMBTU। हम उसका हम उस पे जाते हैं हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट वाला हमें बिल रिवाइज करके देता है एट द रेट ऑफ 786। ठीक है, फिर जो डिफरेंस अमाउंट होती है वो हम कोर्ट में जमा कराते हैं, कि भाई अगर हम केस हार गए तो ये सारे पैसे चले जाएंगे सुई गैस के पास, और अगर हम केस जीत गए तो ये सारे पैसे हमारे पास वापस आ जाएंगे। अच्छा। तो ये हमारा कंटीजेंट ऑब्लिगेशन है, जो कि हम पे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आप पे, कंटिन्यूस राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। हाँ, ये कंटीजेंट राइट भी हो सकता है कि भाई मेरे पास पैसे रिसीव होंगे। ठीक है, या एट दी ऑब्लिगेशन भी हो सकता है कि भाई ठीक है, जैसे सुई गैस के लिए एक कंटीजेंट राइट हो सकता है, वो अपने एसेट में ये दिखाएगा कि यार ये माउंट फूजी से फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी से इसको ये पैसे मिलने हैं, ये उसका एसेट है, विच इज कंटीजेंट ऑन सम सिनेरियो, और मेरे लिए ऑब्लिगेशन है। ठीक हाँ, है, लेकिन ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि मेरा तो कैश बच रहा है ना यार, मेरा तो रेट, मैंने गवर्नमेंट से बात की, मेरा रेट 786 है, और गैस वालों ने मेरा रेट बढ़ा दिया 852, क्योंकि ये केस चल रहा है कोर्ट के अंदर। अभी इसका फैसला नहीं आया है, तो फैसला आएगा उसके बाद फैसला होगा ना कि भाई किसने क्या रेट पे करना है। अभी नहीं, दोनों, वो ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड की रूल से ये कैसे मीट होता है ये? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे हमारी ये कंटीजेंट लाइबिलिटी है ना, जो हमने पे करना है, ये ऑब्लिगेशन है हमारा। ठीक है, अच्छा। तो कंटीजेंट ऑब्लिगेशन को आप लोगे अपने उसमें, या कंटीजेंट राइट को आप अपने जो एसेट्स हैं उसके अंदर उसको ट्रीट करोगे। हाँ, तो अगर मैं इसकी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं कैसे करूँ दो, एज अ इसको आप, राइट एंड ऑब्लिगेशन बोथ टाइम पे मैं कैसे करूँगा इस चीज को? अभी ये आपको, अभी ये रिकग्नाइज करने की बात नहीं हो रही, अभी हम बात कर रहे हैं ये कंटीजेंट राइट है। रिकग्नाइज करने के लिए उसने कहा भाई रेट अगर ये मीट करता होगा रिकग्निशन क्राइटेरिया तो हम इसको करेंगे। ये अभी नहीं बता रहा ये कि ये हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेना है नहीं लेना, अभी हमें सिर्फ बता रहा है कि भाई ये भी एक चीज होती है कंटीजेंट राइट एंड ऑब्लिगेशन। यहाँ लिखा हुआ है हाउएवर मेनी कंटीजेंट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कैन नॉट बी रिकग्नाइज्ड एज फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज दे डू नॉट मीट द रिकग्निशन क्राइटेरिया। अभी हम रिकग्निशन क्राइटेरिया पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ डेफिनेशन बता रहे हैं कि भाई ये भी एक चीज होती है। अब आपने इसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकग्नाइज करना है नहीं करना है, वो तो फिर अलग क्राइटेरिया बताएगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अभी हमें से बता रहे हैं ये चीज एक होती है। ठीक है, फिर हम वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया पढ़ेंगे कि भाई ये अगर टिक मार्क हो रही है चीजें, तो फिर आप अपने इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकग्नाइज करोगे, वरना फिर आप इसको नोट्स या अकाउंट्स में दिखाओगे, या तो एट द एंड दिखाओगे ही नहीं।
ठीक है। ठीक। फिर डेरिवेटिव्स की बात कर रहा है, जहां हमने छोटा सा ऊपर पढ़ा था, अब उसको वो डिटेल में कर रहा है। डेरिवेटिव जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिसके ऊपर जो उसकी जो वैल्यू होती है डिपेंड्स ऑन सम अदर अंडरलाइंग आइटम। कॉमन एग्जांपल्स हमने बात की थी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की, उस दिन मैंने आपको बताया था, फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि एग्रीमेंट्स टू बाय और सेल एन एसेट एट फिक्स प्राइस एट अ फिक्स फ्यूचर डेट। ठीक है। जो मैंने आपको बात की थी कि भाई हम डॉलर्स का फिक्स, एक डॉलर का प्राइस फिक्स कर लेते हैं कि भाई ये मेरी पेमेंट जब ये वाली आएगी फॉर एग्जाम्पल, तो मैं इसको जो है वो इस रेट पे ही आपसे लूंगा, बैंक से हम ये कर लेते हैं। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है। फिक्स फिर डेट एंड फिक्स प्राइस। फिक्स प्राइस एट फिक्स डेट। फिक्स फ्यूचर डेट एंड फिक्स फ्यूचर प्राइस। जी। क्योंकि वो उस ठीक दिन पे, है। अगर उस दिन पे, और ये भी बहुत बड़ी हम पे जो है ना पेनल्टी लगती है कि अगर फॉर एग्जांपल, नहीं उस वो इस केस पे नहीं होता, वो इस केस में होता है कि एक तरीका होता है डिस्काउंटिंग का। ठीक है। डिस्काउंटिंग में ये होता है कि हम अपनी इनवॉइस जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल 20 दिन बाद मेरे पास पैसे आने, मैं कहता हूँ यार 20 दिन बाद पैसे नहीं मुझे चाहिए, मुझे अभी पैसे दे दो, बैंक को मैंने कहा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ डिस्काउंटिंग की। फॉरवर्ड भी नहीं है, फ्यूचर भी नहीं है। मैं अच्छा। रेट फिक्स नहीं कर रहा यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैंने उसको कहा कि भाई मुझे डिस्काउंटिंग करके दे दो इनवॉइस, मुझे अभी आप लोन दे दो इस इनवॉइस के अगेंस्ट। ठीक है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को प्लेज कर रहे हैं। हाँ। तो उसमें डिस्काउंटिंग भी जो है ना यही है कि भाई मुझे अब मेरा हेजिंग ही है, वो भी डिस्काउंटिंग भी। ठीक है। अब लेकिन अब फिर क्या होगा उसमें, कंपनी का मसला क्या होता है कि हमारे साथ ऐसा होता है कि हमने रेट फिक्स कर लिया। ठीक है। वो रेट थोड़ा सा, जैसे फॉर एग्जांपल करंट मार्केट रेट अगर चल रहा है 220 का, तो आपको 3%, 6% कम पे देगा। वो आपका अच्छा। नुकसान है, क्योंकि वो आपसे कोई प्रीमियम चार्ज नहीं कर रहा, वो आपको नुकसान करके देगा 3%, 6% वो रेट कम कर देगा। ठीक है। लेकिन मुझे पैसे की जरूरत है, मैंने ले लिया। ठीक है। औ- और अगर उस फिक्स डेट पे पेमेंट नहीं आई, ठीक है। उस फिक्स डेट पे पेमेंट नहीं आई, तो फिर इंटरेस्ट चार्ज होगा, वो इंटरेस्ट रेट का, उस वो जो इंटरेस्ट चार्ज होगा उसका रेट बहुत हाई होगा, पर डे 16%, 17% होगा। ठीक है। हम्म। अच्छा, अगर हम बात करें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो की, तो ये फिर हेज तो ना हुआ ना। नहीं, हेज तो हुआ ना, आपका रेट फिक्स हो गया ना, आपको उस रेट पे पेमेंट मिल गई ना। अब आपका रेट का, अब आपको रेट का रिस्क नहीं है, हाँ पेमेंट नहीं आएगी इसका रिस्क है, रेट का रिस्क तो नहीं है ना, वो तो हेज हो गया। नहीं, लेकिन अगर मैंने अगर पेमेंट ली है डिस्काउंटिंग पे, हम्म। और अगर पेमेंट नहीं आती तो मैं इंटरेस्ट भी पे कर रहा हूँ। मैं तो दोनों तरफ ही लूज कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, पेमेंट 90%, 80% ऑफ द टाइम्स आ जाती है, और बैंक भी आपको वही वही डॉक्यूमेंट्स हैच करके देता है, वही डॉक्यूमेंट डिस्काउंट करके देता है जिसका उसको पता होता है कि पेमेंट आने वाली है, क्योंकि वो पेमेंट सिक्योर होती है, बैंक टू बैंक चल रही होती है, एलसी के ऊपर होती है। अच्छा, ठीक वो है। 2-3 दिन हफ्ता डिले हो जाती है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। सही सही। अच्छा, मैं जो रिलेट करना चाह रहा था, मैं ये रिलेट करना चाहता था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे एक इनवॉइस को फॉरवर्ड किया कि भाई उसमें आप इनवॉइस को नहीं करते हो एक्चुअली, आप बोलते हो $50,000 मेरे आप बुक कर लो इस रेट पे। ठीक है। अब $50,000 फॉर एग्जाम्पल, आपकी पेमेंट $50,000 की आनी थी, अब नहीं आई, जैसे हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमारे पास पेमेंट आनी थी नहीं आई, तो हमें जेब से डॉलर डालने पड़े उसमें, फिर आपको करंट रेट पे खरीद के उसको डॉलर देने पड़ेंगे, क्योंकि पेमेंट तो आपकी आई नहीं, क्योंकि ये आप तो तो यहाँ। आप ये तो आप बेसिकली ट्रेजरी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहा हूँ, सॉरी? ट्रेजरी में ऐसे ही होता है। मैं आपकी टर्म नहीं समझा, ट्राई क्या? ट्रेजरी, ट्रेजरी बैंक के अंदर जो हाँ, ट्रेजरी ट्रेजरी, डिपार्टमेंट। उसमें हम ट्रेजरी डिपार्टमेंट से ही, बैंक ट्रेजरी डिपार्टमेंट से ही ये सारी चीजें करवा रहा होता है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ये सारे मसले आते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और हमने बहुत ज्यादा लॉस करा है इस पे, तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा याद है मुझे। अच्छा, अब हम कंपेयर करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को फ्यूचर से, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बस ये है कि ये थोड़े स्टैंडर्डाइज होते हैं और ट्रेडेड होते हैं। अच्छा, सॉरी, सॉरी, एक और बोले। क्वेश्चन ये है कि अगर अगर आपके पास एलसी ऑलरेडी खुली हुई है सही है। और आपकी पेमेंट गारंटीड है, तो फिर आप डिस्काउंटिंग पे क्यों जाते हैं?
वाई? पैसे की जरूरत है, 20 दिन बाद पैसे आएंगे, मुझे आज चाहिए। सिर्फ पैसे की जरूरत के लिए? ऑब्वियसली ठीक। डिस्काउंटिंग इज अ टाइप ऑफ लोन। ओके। ठीक ठीक है। है। फिर और ऑब्वियसली 20 दिन बाद पैसे नहीं आने, कई जगहों पे 150 दिन बाद पैसे भी आने होते हैं, तो 150 दिन बाद मुझे पैसे मिलेंगे और मुझे पैसे आज मिल जाए, तो फर्क है ना। हाँ मतलब आप, सही है। ठीक है, ठीक है। लेकिन वो अब हलाल हलाल है हराम है वो मैं नहीं बता रहा, अभी मुझे नहीं पता, वो पूछना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का फर्क क्या है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो होंगे वो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जो कि ट्रेड होंगे एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है, ये तो हम बैंक से फॉर्मल एग्रीमेंट कर रहे हैं ना, ठीक है यार 50,000 मुझे दे दे और इस रेट पे दे दे, हिसाब किताब कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ होगा कि 50,000 इस इतने पे, 10,000 इतने पे, ये ट्रेड हो रहे होंगे, इसमें से हम कोई खरीद सकते हैं। स्टैंडर्डाइज का क्या मतलब होता है यहाँ पे? ये स्टैंडर्डाइज का टर्म मतलब है कि ये टर्म्स, जैसे हम यहाँ तो ना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स इज नॉट स्टैंडर्डाइज, मतलब वहां पे आप बैंक्स के साथ बात कर रहे होते हो यार कि कितने रेट पे देगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट फिक्स नहीं है, फिर आप उसको स्टैंडर्डाइज आप अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो। ये पहले से कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं कि भाई इतना प्रीमियम पे करना है, इतना इतने का डॉलर होगा, इतने का टाइम होगा, ये सब पूरा कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज बना हुआ होगा, जो ट्रेड हो रहा होगा एक्सचेंज के ऊपर आप उठाओगे। जैसे आप अब जब आप शेयर्स उठाते हो स्टॉक एक्सचेंज से, तो उसमें कोई टर्म्स तो नहीं होती ना, उसमें आपने इस कंपनी के शेयर्स उठा लिए इस प्राइस पे, वो एक्सचेंज पे लिखा हुआ है, अब मैं उसमें बार्गेनिंग तो नहीं कर सकता हूँ, या कर सकता हूँ? यहाँ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपका बार्गेनिंग का या इस तरह के पावर्स नहीं होंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में थोड़े बार्गेनिंग के पावर्स होते हैं, वो इतना मतलब आप कह सकते हो रिजिड नहीं होता, ये रिजिड होता है। ठीक है। ठीक है। और सी इज ऑप्शन, इसी के अंदर एक ऑप्शन ऐड हो जाएगा कि भाई आपने, अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप वो ऑप्ट करो या ना ऑप्ट करो, एक और एक प्रीमियम फीचर आ जाएगा उसके अंदर, जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। राइट्स बट नॉट ऑब्लिगेशन। क्योंकि आपके पास ऑप्शन होगा टू होल्ड इट और टू सेल इट। ठीक है, आपके पास एक एडिशनल चीज आ जाएगी कि भाई ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने कर लिया है, ठीक है, फ्यूचर की डेट भी आ गई, लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन है कि भाई मैं इसको ऑप्ट नहीं करूं अभी, तो आपकी व्हाट राइट डू है, यू आप कर मीन? सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्ट? ऑप्ट मतलब ये कि मैं उस रेट पे अभी मैं डॉलर खरीदूं नहीं, मैं मना कर दूं यार कि मुझे अभी नहीं खरीदने, मैं पीछे हट रहा हूं, या मैं उसको और 3 महीने आगे बढ़वा रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट को, ये ऑप्शन आपके पास होगा। आप बाइंग ना करो उस रेट पे, आप रुक जाओ अभी। इस केस में फ्यूचर डेट और फ्यूचर प्राइस फिक्स नहीं होगी? फ्यूचर डेट फ्यूचर प्राइस फिक्स होगी, लेकिन आपके पास ऑप्शन होगा टू डिले इट और टू जस्ट होल्ड इट, मतलब आप रोक सकते हो उस ऑप्शन को। डेट होगी लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, एडिशनल फीचर है इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो आपका मकसद ये, कहने का मकसद ये है कि एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही आगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, अगर वो मार्केट पे है, और उसमें अगर कोई ऑप्शन ऐड हो जाता है तो उसका ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, सही पॉइंट है। ओके। ठीक है, थोड़े ठीक थोड़े है। फीचर्स के फर्क है। ठीक है। फिर स्वैप्स की हमने बात की थी कि एग्रीमेंट टू स्वैप वन सेट ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम अनदर, नॉर्मली इंटरेस्ट रेट स्वैप या करेंसी स्वैप्स। ठीक है, इसमें हम दो चीजें कर सकते हैं। ये ठीक है, मुझे समझ नहीं आया, ये स्वैप वाला मैंने आपसे पहले भी पूछा था स्वैप की कि हमने एक करेंसी की बात की थी, हम्म, ठीक है, एक हमने इंटरेस्ट रेट की बात की थी, मेरे ख्याल इंटरेस्ट रेट वाली बात तो हम थोड़ा सा क्लियर कर गए थे, करेंसी में हमें थोड़ा सा फिर भी डाउट था। हाँ इंटरेस्ट रेट स्वैप में तो वो बेसिकली हमने अपनी इंटरेस्ट को अलाइन किया था। बिल्कुल, हेज किया था, अलाइन किया था, यानी अपने रिस्क को कम किया था उसमें। हम्म। ठीक है, इसी तरीके से करेंसी स्वैप की भी अगर हम थोड़ी सी इसको देखें ना, करेंसी स्वैप में जैसे मैं अभी एक पढ़ रहा था, करेंसी स्वैप में ये एक एग्जांपल हो सकती है, फॉर एग्जांपल
इधर अ यूएस कंपनी, ठीक है, एक यूएस कंपनी है और एक जर्मन कंपनी है, ठीक है। यूएस कंपनी को जर्मन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है और जर्मन कंपनी ने यूएस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। ये अलग अलग कंपनीज हैं, ठीक है। अब ये लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब फॉर एग्जांपल यूएस कंपनी जर्मनी में जाके लोन लेगी, ठीक है, या फॉर एग्जांपल यूएस में लेगी और फिर उसको वहां पे जर्मन में जाके इन्वेस्ट करना है, तो वहां पे उसका करेंसी का रिस्क है, ठीक है। तो ये वो कर सकती है कि भाई वो जर्मन कंपनी जिसने यहाँ यूएस में इन्वेस्ट करना है, वो जर्मन कंपनी से लोन ले ले वो अमाउंट, ठीक है, और उसको बोले कि भाई आप मेरी ये पेमेंट कर दो जर्मन करेंसी में, यूरो में, और यूएस वाले की जो पेमेंट, जो जर्मन वाले की पेमेंट है यूएस की, वो जर्मन कंपनी कर दे, ठीक है। जर्मन कंपनी, सॉरी, यूएस कंपनी जो है, जो यूएस कंपनी यहाँ पे है, उसने इन्वेस्टमेंट करनी है, जर्मन कंपनी ने यूएस में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो यूएस वाली कंपनी जर्मन की जो ऑब्लिगेशन है वो पे ऑफ कर दे, अच्छा। ठीक है। मैं आपको एक टेक्स्ट भेजता हूँ, उसको भी आप पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा क्लैरिटी होगी। एक मिनट, कंट्रोल। असल में ये चीजें इतनी वो हैं कि ये इतनी ज्यादा यूज भी नहीं होती और इसका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं हो सकता। आइडियल सिचुएशन है, बहुत सारी चीजें आपको इग्नोर करनी पड़ेंगी उसके अंदर। भाई ये क्यों नहीं खुला? 1 सेकेंड। हम्म। एक मिनट दीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूँ। ये आप टेक्स्ट मैंने आपको जो भेजा है ना, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, यूएस कंपनी पार्टी ए। भाई आप इसको पढ़ लें एक दफा, आपको चीज क्लियर होती है। देखें कोई सवाल है इसमें। द कंपनी, जरा वापस करें उसको। एक हम्म। US company Party A is looking to open up a $3 million, €3 million plant in Germany, where its borrowing costs are higher in Europe than at home. Assuming €0.6 per dollar exchange rate, the company can borrow $3 million at 8% in Europe or 55 million at the rate of 7% in the US. The company borrows the 5 million at the 7% and then enters into a swap to convert the dollar loan into euros. Party B, counterparty of the swap, may likely be a German company that requires $5 million in US funds. Likewise, the German company will be able to attain a cheaper borrowing rate domestically than abroad. Let's say the Germans can borrow at 6% from the bank within the country's borders. So party A pays a fixed rate on one currency, parties B pays a fixed rate on another currency. मतलब एक
Now let's take a look at the physical payments made up using swap agreement. At the outset of the contract, the German company gives the US company $3 million. The German company gives the US company $3 million needed to fund the project, and in exchange for the €3 million, the US company provides the German counterpart with the $5 million. Okay, subsequently, every 6 months of the इसमें next आप 3 years. इस पे नहीं जाओ, इस पैरा पे नहीं जाओ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट की क्वेश्चन दे रहा है, उसमें हम जो है ना घूम जाएंगे खुद ही। क्योंकि हमारा ये मेन टॉपिक नहीं है, सिर्फ एक मकसद है कि भाई हमने समझ आ जाए कि भाई करेंसी स्वैप है क्या। ठीक है, इसको आप पूरा पढ़ोगे तो ये थोड़ा सा और घुमा देगा आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट को, जहाँ इंटरेस्ट की बात हो रही है कि भाई 5 मिलियन 7%, ये वो। आप मकसद अगर समझें इसमें कि क्या है, कुछ क्लियरिटी आई इसमें क्या है। जो मुझे मुझे ये पता लग रहा है कि दो काउंटर पार्टीज हैं, हम्म। वो एक दूसरे की लाइबिलिटीज को हेज कर रहे हैं, ऐसे ही है। और उन्होंने एक अपनी अपनी लाइबिलिटीज को बेसिकली ट्रांसफर कर दिया एक बिल्कुल ऐसे दूसरे ही। के पास, और और जो एक फिक्स रेट पे, बजाय कि वो किसी ओपन मार्केट में जाके इसको बाय करें। बिल्कुल, और अपनी अपनी मार्केट्स में इन्वेस्ट कर दिया है, ताकि वहां पे बाहर जाएंगे तो बाहर रेट ज्यादा मिलेगा, यहीं से उन्होंने अपने आप को हेज कर लिया है। यहीं से अपना अपना हाँ, इसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व है, इंटरेस्ट रेट भी इन्वॉल्व है, करेंसी लेकिन भी इन्वॉल्व है। इन दोनों के दरमियान स्वैप एग्रीमेंट होना जरूरी है। करेंसी रेट स्वैप, मतलब करेंसी स्वैप जिसे आप कह रहे हैं, ये करेंसी स्वैप कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने वहां इन्वेस्टमेंट करनी है, उनको रिस्क यही है कि भाई पैसे उनको डॉलर जो है वो ज्यादा देने पड़ेंगे, तो वो स्वैप कर रहे हैं अपनी लाइबिलिटीज को, ऑब्लिगेशंस को। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है, लेकिन जो है वो थोड़ा बहुत स्वैप का कॉन्सेप्ट होना चाहिए वहां भी। जो हम पढ़े, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर भी अगर स्वैप है ना, तो वहां भी उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस नहीं है, वो सिर्फ बताया हुआ है कि स्वैप क्या होता है, बस। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उसमें नहीं आते। जो आते हैं क्वेश्चंस वो सिर्फ हेजिंग के आते हैं, हेजिंग जो नॉर्मल हेजिंग होती है। ये सब इसके ऑप्शंस हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, इसमें डिफरेंसेस क्या हैं, बस। प्रैक्टिकल चीजें नहीं आती इसकी। ठीक है, सही है। आगे चलें। लेट्स मूव ऑन। जी जी। ठीक है, अच्छा। अब डेरिवेटिव्स का मसला क्या है कि इसकी वैल्यू डिपेंड करती है दूसरी चीजों पे, मूवमेंट्स पे, तो इसमें हमें अब थोड़ा ज्यादा एक रिस्क। चीज पर, सॉरी, हम्म। तो डेरिवेटिव्स के अंदर सिर्फ चार चीजें आ रही हैं: एक फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। नहीं, जरूरी नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं, कुछ और भी आ सकती हैं। कॉमन एग्जांपल्स हैं, ये लिखा हुआ है कॉमन एग्जांपल ऑफ डेरिवेटिव्स इंक्लूड दिस, इसके अलावा भी हो सकती है। अच्छा, ठीक है। ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब डेरिवेटिव्स का मसला ये है कि इसकी प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि इसका वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव डिपेंड्स ऑन मूवमेंट्स, दूसरी चीजों पर डिपेंड कर रही होती है, अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है। ठीक है, रिस्क ज्यादा होता है। ठीक है, गेन और लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे आपने अपनी वैल्यू एसेटेन करना, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन करना भी है क्योंकि ऑब्लिगेशन तो है। ठीक है, ठीक है। तो आपने किस तरीके से करना है ये हम फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्मली लिटिल और इनिशियल कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं होगी इसके अंदर, लिटिल होगी या बहुत ज्यादा कम होगी। ठीक है, फिर इसको रिकग्नाइज करना इसलिए और मुश्किल है क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो उसके अंदर। ठीक है, कहीं पे आपकी इन्वेस्टमेंट होती है ना, तो आप फिर उसको रिकग्नाइज भी कर लेते हो, तो यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट कम है। अच्छा, मैं बेसिकली ये इसमें, अब जैसे फ्यूचर्स की बात हो रही है ना, हम्म। फ्यूचर्स जैसे उसमें लिखा हुआ है कि दिस इज स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट हम्म। एंड ट्रेडेड ओवर द एक्सचेंज। अब फ्यूचर्स के बारे में जब बात होती है तो प्रैक्टिकल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जाके मजीद डिटेल में जाते हैं। जैसे वो कहते हैं कि जी, आप उसकी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, जैसे बाय टू ओपन, सेल टू ओपन, बाय हम्म। टू क्लोज, सेल टू क्लोज। हम्म। ठीक है। और ऑप्शंस के केस में वो कहते हैं कि द ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड। समझ गया मैं आपकी बात, सही है। समझ गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो चीजें हैं इसके अंदर, इस
इस बुक में इस तरह की चीज कवर्ड होगी जिसमें मजीद क्लैरिटी आए कि भाई अगर आप फॉरवर्ड या फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो उसमें आगे इन डेप्थ ये चीज आ लिखी होगी कि नहीं बाय टू ओपन क्या है, सेल टू ओपन क्या है, बाय टू क्लोज क्या है। नहीं, ये वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है, वो आपका F9 है। ठीक अच्छा। है, मतलब जो हमारा ACC का पेपर है ना, वहां जाके वो F9 में चीजें आती हैं, स्टार्टिंग में नहीं है वो, क्योंकि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं अभी, तो हम सिर्फ रिकग्निशन की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेना नहीं लेना। अब वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, सही है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये सब चीजें वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आती हैं, वो यहाँ नहीं आएंगी। अच्छा, मतलब जब हम आगे जाएंगे तो उसमें आएगी कि नहीं आएगी? ACC के अंदर आएगी, नहीं, एसीसी की नहीं, इस इस कोर्स में इसमें IFRS नहीं, डिप्लोमा नहीं आएगी। इसमें नहीं आएगी। नहीं, हाँ। क्योंकि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है, वो पूरा बहुत एक हेजिंग का टॉपिक, एक बहुत वास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो वो यहाँ नहीं हम्म, आएगा। डिस्कस हम कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं आएगा। अलग से हम कॉल और पुट और ऑप्शन जो है वो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन जो है वो यहाँ नहीं आएगा इसमें। सही। ठीक है, फिर एक डेरिवेटिव का मसला हमने बता दिया कि यार एक तो इसमें इनिशियल कॉस्ट कम होती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं होती, तो इसको रिकग्नाइज करना थोड़ा और मुश्किल है। ठीक है, और ये मिसलीड कर सकता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनअवेयर ऑफ द लेवल ऑफ द रिस्क। क्योंकि जब जैसे हमारे साथ हुआ ना कि भाई हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया होता और हमें अचानक से उस 3 करोड़ रुपए की उसमें जो है ना वो थप्पड़ पड़ी, लॉस हुआ, तो वो तो हमने अगर फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कहीं इसको लिया नहीं था, तो ये बहुत बड़ा लॉस है ना, तो इसके लिए मिसलीड कर सकता है हमारे शेयर होल्डर्स को, सबको। तो हमें जरूरी है कि भाई हम इसको सही तरीके से रिकग्नाइज करें। ठीक है, ये सिचुएशन को तो क्रैक आप करने के लिए। जब जब आपको लॉस आया तो आपने अपनी फाइनेंशियल्स पे कैसे उसको डिस्क्लोज कैसे किया आपने, कैसे दिखाया आपने? हमने उसको फाइनेंशियल अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में उसको लॉस दिखाया कि भाई लॉस में इतना हुआ है। ठीक है, लेकिन हमने उसको अपने, क्योंकि हमारी कंपनी के लिए इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स जो है वो 3 भाई हैं। अच्छा, नहीं लेकिन अंदर अंदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्यों ले ली गई उसको, गेन क्योंकि है लॉस? अगर वहां पे हमें वहां पे अगर प्रॉफिट होता तब भी वह गेन हम वहीं लेके जाते, क्योंकि हम उसके थ्रू ही चल रहे थे वहां से। अच्छा, जो इक्विटी में डाला आपने? जी, हमने वहां पे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में इसको दिखाया था, क्योंकि हमारा ये काम तो नहीं है ना, हमें अगर इसमें इनकम हो जाती तो फिर हमारा ये ट्रेडिंग बिजनेस तो नहीं है। ठीक है, तो वो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आया था, और अभी लॉस हो गया तो वहां जाके हमने लॉस में दिखा दिया उसको। नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड का यही कहता है कि आपको वही दिखाना है। स्टैंडर्ड में रिकग्निशन की क्राइटेरिया है कि भाई आपने अगर डिसाइड कर, 3 तरीके से वो वहां पे 3 टिक्स हैं कि भाई अगर आपने पहले से इसको रिकग्नाइज करा है कि भाई आप इसको इस तरीके से लेके चलोगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, तो आप लेके चलोगे। ठीक है, फिर फेयर वैल्यू पे लेके जा रहे हो, तो फिर उसका अलग क्राइटेरिया है, 2 3 उसके बाद ऑप्शंस है। अगर आपने डिसाइड कर लिया तो आप उसको थ्रू लेके चल सकते हो, हम अभी आगे देखेंगे उसको। ठीक है, चलो। ठीक है, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसमें हमने IS 32 में कि भाई हमने जो है एस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, और देन एंड फॉर ऑफसेटिंग फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। IS 32 का ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू स्टैब्लिश प्रिंसिपल्स फॉर प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एज लायबिलिटीज और इक्विटी, एंड फॉर ऑफसेटिंग फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, अच्छा, ये प्रिंसिपल्स बता रहे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो स्टैंडर्ड डील कर रहा है वो IS 32 है। हम्म, ताकि वो सही अच्छा, प्रेजेंट हो। अब इसको IS 32 क्यों कहा जा रहा है, ये IFRS 32 क्यों नहीं? इसका वो अपडेटेड वर्जन उन्होंने दिया नहीं, तो इसमें IS 32 पे ही चल रहा है वो। आप वो ऊपर देखो ना, ऊपर लिखा हुआ है कि IS 32 एंड 39 नाउ रिप्लेस विद IFRS 9 वर डेवलप्ड इन ऑर्डर टू करेक्ट द सिचुएशन। पहले IS 32 और 39 था, ठीक है, उसके बाद उसकी जो अपडेटेड वर्जन है वो IFRS 9 है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, नजर आया आपको? जी जी। तो IS 32 और 39 पहले चल रहा था, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को डील कर रहा था। अब उसका जो अपडेटेड वर्जन है वो IFRS 9 है, लेकिन बहुत सारी चीजें IS 32 में भी लिखी हुई है, तो हमने वो पूरा एक साथ लेके चलना है। ठीक है, आगे हम स्कोप पढ़ लें, IS 32 का क्या स्कोप है। सही। ठीक है,
सबसे पहले हमने पढ़ लिया टू स्टैब्लिश प्रिंसिपल फॉर प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इसका मकसद क्या है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को डील करना है, लायबिलिटी को, इक्विटी को, फाइनेंशियल एसेट्स को, फाइनेंशियल लायबिलिटीज को। स्कोप के अंदर क्या है, IAS 32 should be applied in presentation of all types of financial instruments whether recognized or unrecognized। IAS 32 सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे अप्लाई होगा। ठीक है, सर्टेन आइटम्स आर एक्सक्लूडेड। IAS 32 के स्कोप से सर्टेन आइटम नहीं है। कौन से नहीं है, सब्सिडीज नहीं है, एसोसिएट्स नहीं है, जॉइंट वेंचर नहीं है, पेंशन नहीं है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कंसिडरेशन कंटीजेंट कंसिडरेशन नहीं है बिजनेस कॉम्बिनेशन की, कॉन्ट्रैक्ट्स दैट रिक्वायर पेमेंट बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक जियोलॉजिकल व्हाटएवर, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स ऑब्लिगेटेड अंडर शेयर बेस्ड पेमेंट्स, ये नहीं है इसके अंदर। ठीक है, फिर जो चीज जिसको डील कर रही है वो आगे लिखी हुई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो यूजर इतनी सारी चीजों को कैसे अप्लाई करेगा। मतलब उसने ये तमाम चीजों को देखना है कि मैंने ये IAS 32 मैंने पढ़ लिया, अब मैंने एप्लीकेशंस की बात आ गई तो ये सारी चीजें एक्सक्लूड भी करनी है। बिल्कुल, IAS की बुक अपने जैसे कुरान हमेशा बस अपने रखना पड़ता है या किसी आलिम को रखना पड़ता है कि भाई मसला बताने के लिए, इसी तरीके से IAS की भी बुक को साथ रखना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि अभी भी, अब मैं आपको बताया ना कि अभी भी लोग जो है ना, जो IAS हैं, IAS का काम करते हैं, वो अपनी बुक्स को IAS वाले को अपडेटेड रखते हैं अपने पास, कि भाई वो कहीं भी आपने उसको रेफर करना पड़ेगा कि भाई IAS क्या कह रहा है। मेरी तो क्योंकि ये फील्ड नहीं है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा इसमें घुसा हुआ नहीं हूँ, लेकिन जिनकी फील्ड्स हैं वो ऑब्वियसली उनको बार बार ये चीज़ को गैदर करना पड़ता है। ठीक है, और इसीलिए ऑडिट्स भी होते हैं और कॉन्स्ट्रक्टिव भी होते हैं कि भाई कभी बंदा अलग गलत ट्रीटमेंट कर रहा होता है तो वो फिर उसको रिवाइज करता है, नहीं यार ये तो मैंने IAS अप्लाई किया ही नहीं। ठीक है, गलती भी हो रही होती है, बहुत सारी जगहों पे गलतियां हो रही होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम बार IFRS डिप्लोमा कर भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कि भाई ये चीज जो है ना, अब IAS 32 हो गई, इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, इसमें कुछ आइटम नहीं आएंगे जो हमने पढ़ लिया, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, पेंशन, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कंसिडरेशन, और पेमेंट बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक जियोलॉजिकल अदर फिजिकल वेरिएबल्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, नहीं, इसमें बात लिखी हुई है कि IAS 32 should be applied in the presentation of all types of financial instruments whether recognized or unrecognized। ठीक है, सही है। certain items are excluded। मतलब आपने हर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर IAS 32 अप्लाई करना है सिवाय इन चीजों की। बिल्कुल ऐसे ही, अब सवाल ये पैदा होता है कि इन चीजों पर क्यों नहीं अप्लाई हो रहा, क्योंकि क्यों? उनके लिए स्पेसिफिक IAS दूसरे हैं, उनके लिए स्पेसिफिक IAS दूसरे मौजूद हैं, क्योंकि वो उसको डील कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बड़ा मसला है। जैसे होता है भाई, एक छोटी चीज है तो ठीक है वो कैदर हो जाएगी इसके अंदर, अब सब्सिडरी एक बहुत बड़ा इशू है तो उसके लिए एक अलग IAS पूरा मौजूद है, तो आप वहां पे इसको छेड़खानी नहीं कर सकते IAS 32 के अंदर। इसी तरीके से एसोसिएट्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है पूरा। ठीक है, वहां जहां रिस्क ज्यादा है वहां पे उन्होंने अलग से एक IAS बना दी है। ठीक है, तो ठीक उसको यहां पे ठीक, आप डील नहीं करोगे। लेट्स मूव ऑन। ठीक है, तो ये तो देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और भाई क्यों क्या नहीं है इसमें। इतना मसला याद करने का नहीं है इसके अंदर। देखें, IAS 32 सारी चीजों में अप्लाई हो रहा है, जब अब ऑब्वियसली IAS 27 भी हम पढ़ेंगे, 28 भी पढ़ेंगे, IFRS 11 भी पढ़ेंगे, IAS 19 भी पढ़ेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि सब्सिडरी यहाँ डील नहीं होती, सब्सिडी का एक अलग IAS है, सब्सिडी एक बड़ा चैप्टर है। ये चीज प्रैक्टिस से आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी, वो इशू नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, लेट्स मूव। ठीक है, फिर मुझे इसको मीटिंग को रिन्यू करना पड़ेगा 1 मिनट, फिर वो अचानक से खत्म हो जाएगी, जो 2 मिनट है। अच्छा, मुझे ये लिंक आपका जो है ना वो मुझे हमेशा WhatsApp पे आता है। हम्म मुझे कोई फिक्स्ड लिंक चाहिए, क्योंकि मैं इसको